नेक्स्ट सॉलिड स्टेट्स में हमें एक पॉइंट है जो याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्लोज पैकिंग इन द आयनिक कंपाउंड्स and occupancy of voids। क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि उसमें कटाइन कहाँ पर है और अनाइन कहाँ पर है, और जो वॉइड्स हैं वो कौन से वॉइड्स हैं जिसमें पार्टिकल्स हैं, और कितने वॉइड्स जो हैं इसमें से ऑक्यूपाइड हैं। तो 3 एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। कंपाउंड्स NaCl, इसकी ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी, ZnS, और थर्ड है CaF2। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसमें एक कटाइन है, एक इसमें है अनाइन। एक तरह के पार्टिकल्स क्लोज पैक अरेंजमेंट में होते हैं और एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं वॉइड्स में। नॉर्मली हम कहते हैं जो क्लोज पैक अरेंजमेंट होता है उसमें नॉर्मली अनाइंस होते हैं बिकॉज दे आर बिग इन साइज, और जो वॉइड्स छोटे साइज़ के होते हैं तो उसमें नॉर्मली छोटे साइज़ के पार्टिकल्स पैक हो सकते हैं, और वो हमारे कौन से होते हैं, कैटाइंस होते हैं, आइंस इन वॉइड्स। इसमें क्लोज पैक अरेंजमेंट में होते हैं Cl- और Na+ होते हैं वॉइड्स में, और कौन से वॉइड्स में, इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओनली, टेट्राहेड्रल में कोई भी पार्टिकल, कोई भी आयन नहीं होता इसमें। ZnS में S2- होते हैं क्लोज पैक में, और Zn2+ कैटाइंस होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, लेकिन सिर्फ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नहीं, सिर्फ ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं जिंक आइंस। और CaF2 एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें कटाइंस होते हैं हमारे क्लोज पैक अरेंजमेंट में, और अनाइंस जो हैं वो हमारे वॉइड्स में हैं, और कौन से वॉइड्स में हैं, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हैं। ऑक्टाहेड्रल इसमें एम्प्टी होएगा, ये सारे के सारे किस में होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। इसको लर्न करना है हमने। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशनशिप between the nearest neighbor distance। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब दो पार्टिकल्स के जो बिल्कुल साथ में अटैच पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, नेबर डिस्टेंस, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल d के साथ, और एज ऑफ यूनिट सेल, एक साइड यूनिट सेल की, जिसको हम a के साथ लिखते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे स्फीयर्स हैं, उनका साइज, उनका रेडियस, इनके बीच में हमने रिलेशनशिप डिराइव करना है, फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं, और उन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स के लिए हमने लर्न करना है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जहाँ एक्सेप्शन होएगी वो अलग से मेंशन करेंगे, तो मैंने इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया फॉर एलिमेंट्स एंड फॉर कंपाउंड्स। हाँ जी, अब 3 तरह के यूनिट सेल्स हैं, तीनों में हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें हमने पढ़ा था पार्टिकल्स सिर्फ यूनिट सेल के कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं बस। तो यहाँ पे मैं ये 2 कॉर्नर वाले पार्टिकल्स बना रही हूँ। एक्चुअल में ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टचिंग ईच अदर। ये पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, इस तरीके से होता है। ये अगर A पॉइंट है, ये B है, तो ये A पॉइंट है और ये वाला कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। एक्चुअल में ये पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स वाले हैं वो एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं, और ये हमारी एक साइड है यूनिट सेल की। इसका मतलब ये किसके इक्वल होएगा, A के, एज ऑफ यूनिट सेल। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, 2 एडजेसेंट पार्टिकल जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, D। यही हमारा A है और यही हमारा क्या है,
डी है इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल ए किसके इक्वल होता है डी के। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन द एज लेंथ एंड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन सिंपल यूनिट सेल। और जो रेडियस होता है स्फीयर का वो हमेशा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हाफ होता है। तो आर किसके इक्वल होता है हमेशा डी के हाफ की इक्वल। और डी किसके इक्वल है ए के, तो आर इज इक्वल टू ए बाय 2b होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूलाज आगे ए और डी के बीच में, आर और ए के बीच में इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के बाद नेक्स्ट हम करेंगे एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में एफसीसी यूनिट सेल वो यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे और कॉर्नर्स के अलावा पार्टिकल्स फेस के सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ मैं कॉर्नर के पार्टिकल्स ले रही हूँ ये वाले, और एक मैं फेस सेंटर का पार्टिकल यहाँ पे ले रही हूँ। और इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं सी, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है बी पॉइंट। एक्चुअल में ये ए सी जो है, जो इस पे 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये 2 कॉर्नर वाले और ये एक फेस के सेंटर वाला ये वाला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा सी है। एक्चुअल में ये तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये एक तरीके से ऐसे प्रेजेंट है ये वाले। अब इसमें ए बी किसके इक्वल है, ये जो हमारा ए सी किसके इक्वल होएगा हमारा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये 2 स्फीयर्स के बीच का जिसको हमने डी लिया, और ये भी क्या है हमारा डी। तो इसका मतलब ए सी किसके इक्वल हो गया 2d के इक्वल हो जाएगा। और ए सी हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, ये जो हमने ए सी निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, ये हमारा √2a के इक्वल आया था। किसके इक्वल आया था √2a के इक्वल। अब फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया कि लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर √2a किसके इक्वल हो जाएगा 2d के, और d किसके इक्वल हो जाएगा √2a बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। और d इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a/2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा a/√2 आ जाएगा। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द एज लेंथ ऑफ अ एफसीसी यूनिट सेल में। और आर हमने पढ़ा है हमेशा डी का हाफ होता है। इसका मतलब आर इज इक्वल टू a/√2। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे for FCC unit cell between the nearest neighbor distance d and edge length and the radius of the sphere and the edge length of the unit cell में आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे relationship for the BCC unit cell in BCC unit cell। BCC यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स के अलावा सेंटर ऑफ द यूनिट सेल भी होता है। एक पार्टिकल यहाँ सेंटर में होगा। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा हम ले लेते हैं ए डी, और इसको हम ले लेते हैं फेस डायगोनल को बी ले लेते हैं। अब ये जो 3 पार्टिकल्स आ रहे हैं ए डी पे, ये 3 पार्टिकल्स एक्चुअल में ये क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरीके से। ये ए पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट। अब ये और ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी हो गया, और ये भी क्या है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी। इसका मतलब ए डी किसके इक्वल हो गया 2d के इक्वल हो गया। और हमने ए डी पढ़ा हुआ है पहले, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी जब हमने ये ट्रायंगल ए बी डी ली थी। तो ए डी किसके इक्वल लिखा था √3a के इक्वल लिखा था। और अब हमने लिखा है ए डी किसके इक्वल है 2d के। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा √3a इज इक्वल टू 2d आ जाएगा। इसका मतलब d किसके इक्वल हुआ √3a बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा
between nearest neighbor distance and edge length of the BCC unit cell. और R हमेशा D का हाफ होता है, इसका मतलब R किसके इक्वल होएगा, R इज इक्वल टू √3a बाय, यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 2 इंटू 2 तो हो जाएगा √3a बाय 4 हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा बिटवीन द रेडियस R of the sphere and the edge length of a unit cell. अब इसमें मैंने लिखा था हेडिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एक एक्सेप्शन याद कर लेंगे, अगर NaCl कंपाउंड होता है तो A इज इक्वल टू 2 इंटू डी हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, बिकॉज NaCl में A इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आता है, D आता है। ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए in simple unit cell, FCC unit cell and BCC unit cell between D, A and R के बीच में formulas. Next topic, calculation of density of cubic crystal from its edge length. edge length means अगर A गिवन है क्यूबिक क्रिस्टल का तो हम उससे डेंसिटी जो है क्यूबिक क्रिस्टल की कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो टॉपिक है इसमें जो न्यूमेरिकल्स हमारे आएंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल इसमें से एक क्वेश्चन फाइनल में आता ही आता है। हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि हम डेंसिटी यूनिट सेल की निकालने लगे हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब किसी चीज़ का मास किसके इक्वल होता है, जो उसमें पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ ईच पार्टिकल के। अब मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होएगा, जितने उस यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो विद द मास ऑफ ईच पार्टिकल से, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ कंप्लीट यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं Z। अगर सिंपल यूनिट सेल होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 1, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर FCC यूनिट सेल है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 4, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 4। और अगर BCC यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें होंगे 2 और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल को हम स्मॉल m से लिख देते हैं, और एज ऑफ यूनिट सेल हम A लेते हैं, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा A3, बिकॉज हमने क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। अब मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। इन केस ऑफ एलिमेंट m is equal to atomic mass upon Avogadro number. In case of compound this m will become molecular mass. जो मास है वो इसकी इक्वल है तो हम मास को सब्सिट्यूट कर देंगे कैपिटल M अपॉन n नॉट के साथ सब्सिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी का। इस फॉर्मूले में A है एज लेंथ, Z नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने बताया Z1 होता है सिंपल यूनिट सेल में, Z2 होएगा इन द BCC यूनिट सेल, और Z4 होगा इन केस ऑफ FCC यूनिट सेल में। अब Z के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, इसमें मास ऑफ ईच पार्टिकल, और कैपिटल M क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एलिमेंट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ कंपाउंड्स, और n नॉट क्या है 6.022 इंटू 10 raised to power 23, और
डेंसिटी का सिंबल क्या लेंगे, रो। डेंसिटी का सिंबल क्या लेंगे, रो। तो यहाँ पे मैं रो लिख देती हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया डेंसिटी का कि क्यूबिक क्रिस्टल की हम डेंसिटी को कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक स्मॉल नोट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ NaCl क्रिस्टल एंड सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज 6:6 और सीजियम क्लोराइड का होता है 8:8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। 6:6 का मतलब होता है Na प्लस के अराउंड 6 Cl माइनस है और Cl माइनस के अराउंड जो है 6 Na प्लस है। ऐसे एक सीजियम के अराउंड 8 Cl माइनस होएंगे और एक Cl माइनस के अराउंड 8 सीजियम होएंगे। 6:6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, 8:8 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है, मतलब एटम्स को क्लोजली पैक करना है, तो प्रेशर को इंक्रीज कर दो। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज करने के लिए हमने NaCl को सीजियम क्लोराइड में चेंज करने के लिए प्रेशर को बढ़ा दिया। बट अगर हमने लो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है या सीजियम क्लोराइड को NaCl में चेंज करना है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा नोट था जिसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है।